पाकिस्तानी सिख अफगानिस्तान के काबुल से अब भारत पहुंच रहे हैं। मौका मिलते ही अफगानिस्तान में रह रहे बाकी सिख भी उस देश को हमेशा के लिए छोड़ देंगे जिसे वे सदियों से अपना मानते रहे हैं। काबुल में इस समय लगभग 150 ऐसे लोग हैं जो भारत को रवाना होने के इंतजार में हैं। इनमें कुछ हिंदू हैं, अधिकतर सिख। ज़्यादातर लोगों के लिए भारत सरकार ने वीज़ा भी जारी कर दिया है। तमाम रिपोर्ट बताती हैं कि 1970 में अफगानिस्तान में सिखों की आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी। वहाँ रहने वाले हिंदुओं की संख्या तकरीबन इतनी ही थी। इसके बाद 5 दशक में जो उथल पुथल मची, स्थानीय कट्टरता को साथ लेकर महाशक्तियों ने जो खेल खेले, उसमें ज़्यादातर हिंदुओं और सिखों के मध्य एशिया का वह मुल्क छोड़ना पड़ा जिसके रसीले फलों और सूखे मेवों की आज भी कोई सानी नहीं है। अब सिर्फ मुट्ठी भर हिंदू सिख ही वहाँ बचे हैं। तमाम विपरीत हालात के बावजूद अपनी सरजमी से जुड़े रहने की भी एक जिद होती है, मगर पिछले पखवाड़े काबुल के गुरुद्वारा करते परवान पर IS के हमले के बाद उनकी यह जिद भी टूट चुकी है। वे अपनी जान की खातिर उस जहान को छोड़ देना चाहते हैं जो उन्हें पुरखों ने बड़ी हसरतों के साथ वहां सजाया था। वो अपने कारोबार, घर, गुरुद्वारे, मंदिर ही नहीं बल्कि पूरा एक इतिहास छोड़ के आएंगे। अफगानिस्तान के सिख का इतिहास उतना ही पुराना है जितना सिख धर्म का इतिहास। कहते हैं कि गुरु नानक देव जब अपने चौथे भ्रमण पर निकले तो बगदाद और मक्का मदीना से वापसी में वो अफगानिस्तान होते हुए भारत आए। अफगानिस्तान के तमाम शहरों में ऐसे कई स्थान का जिक्र किताबों में आता है जो यात्रा के दौरान गुरु नानक देव से जुड़े थे। इसी यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में उनके शिष्य बने जो नानकपंथी कहलाए। के इतिहास में तकरीबन हर सिख गुरु के दौर के प्रचारकों को अफगानिस्तान भेज जाने का जिक्र आता है। यह सब उस दौर में हुआ जब इस्लाम पूरे मध्य एशिया में काफ़ी तेजी से पैर पसार चुका था। इतिहास की इसी धारा को पकड़कर जब हम आगे बढ़ते हैं तो 18वीं सदी में अहमद शाह अब्दाली के उस दौर में पहुंचते हैं जिनकी आधुनिक अफगानिस्तान का निर्माता भी कहा जाता है। अब्दाली ने एक के बाद एक भारत पर 9 हमले किए थे। यह वो दौर था जब पंजाब में सिख एक राजनीतिक ताकत के तौर पर उभर रहा था। अब्दाली ने कई बार सिखों का कत्लेआम किया। सिख धर्म की गाथाओं में इसका जिक्र विस्तार से किया जाता है, लेकिन अब्दाली के उस दौर में भी अफगानिस्तान में सिख थे। वे कारोबार भी करते थे और धर्म का पालन भी। यह नादिर शाह और उसके बाद के दौर में भी हुआ। जब महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान शहर पेशावर पर कब्जा जमा लिया तब भी अफगानिस्तान में रहने वाले सिख असुरक्षित थे। इसकी अगली सदी में कई अंग्रेज यात्री, अफसर और जासूस अफगानिस्तान और सभी के संस्मरणों में अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों और यहूदियों का जिक्र मिलता है। वे काफ़ी कम संख्या में थे, लेकिन वहाँ के समाज और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। 20वीं सदी की शुरुआत में जब पूरी दुनिया बदल रही थी, अफगानिस्तान भी इससे अछूता नहीं था। 1904 में भारत में सिख धर्म का प्रचार के लिए चीफ खालसा दीवान नाम का संगठन बना। 1921 में काबुल में इसकी एक इकाई बनी खालसा दीवान अफगानिस्तान। इस संस्था ने वहाँ अमृत प्रचार कार्यक्रम भी किए। यह वह दौर था जब तुर्की की खिलाफत की चर्चा पूरी दुनिया में थी। भारत में तो खिलाफत आंदोलन ही शुरू किया गया था। इसी दौर में एक सिख संस्था अफगानिस्तान में धर्म प्रचार कर रही थी। यह एक दिलचस्प घटना है 1923 की। काबुल में सिख शिक्षा समागम का आयोजन किया गया। पंजाब से महान कोश के लेखक काहन सिंह इसमें भाग लेने के लिए गए तो उन्हें सरकार ने राजकीय अतिथि का सम्मान दिया। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो रहा था तो उस समय एक समस्या आई। अफगान सीमा पर बसे
कस्बे बन्नू के बहुत सिख के सामने। चारों तरफ हिंसा हो रही थी और भारत तक जाने में बहुत खतरे थे, इसलिए वे अफगानिस्तान के खोस प्रांत में चले गए। उन्होंने पाकिस्तान जाने के बजाय अफगानिस्तान को ज़्यादा सुरक्षित समझा। इन लोगों ने 1992 में खोस को छोड़ा क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे 45 साल रहने के बाद। 20वीं सदी में ही सिख इतिहास गंडा सिंह ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। उन्होंने रहने वाले हिंदुओं, सिखों, यहूदियों के जीवन के बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा है। उन लोगों का जीवन तकरीबन उतना ही परेशानी भरा था जितना किसी अल्पसंख्यकों का होता है। ऐसे कई दौर आए जब उन्हें लगातार जजिया देना पड़ा। ऐसे भी कुछ निज़ाम आए जब उन्हें अलग तरह के कपड़े या प्रतीक चिन्ह पहनकर सड़कों पर निकलना पड़ता था ताकि उनकी पहचान ना हो। कभी कभी उनके रीति रिवाजों पर भी रोक लगने लगी। स्थानीय समाज उन्हें अलग मानता था, लेकिन अलग मानते हुए स्वीकार भी कर लेता था। मेडाइवल युग से लेकर पिछली सदी के मध्य तक उन्हें इन हालात के बीच सुरक्षित थे। मध्य युग को अक्सर हम धार्मिक कट्टरता और बर्बरता के लिए याद करते, लेकिन मध्य युग की कट्टरता समाज की विभिन्नता, उसमें रह रहे अलग तरह के लोगों को जिस तरह से स्वीकार कर लेती थी, 21वीं सदी की कट्टरता उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। जो सिख अहमद शाह अब्दाली के युग में अफगानिस्तान में बने रहे, वे तालिबान के युग में वहाँ नहीं रह सकते। ISI ने यजीदी लोगों के साथ क्या किया, यह भी हम देख चुके हैं। बात सिर्फ मध्य एशिया की नहीं, एक अलग तरह से यही यूरोप में भी हो रहा है। और एशिया के जिस हिस्से में हम हैं, वहाँ विविधता, जिस कुछ समय पहले तक समाज की ताकत माना जाता था, अब हर जगह कटघरे में खड़ी की जाने लगी है।